सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजू जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी मेरा भी आपको नमस्कार और सभी सखियों सखाओं को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। ममता जी मैंने आज सुबह आपको एक मैसेज भेजा था। अरे वो तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा आपने? ओह अच्छा, आपका मैसेज थोड़ा सा नाम तो आया था, लेकिन दरअसल होता क्या है कई बार कि कई बार मैसेजेस की भरमार हो जाती है और कोई बहुत जरूरी मैसेज नीचे चला जाता है। और आप तो जानती हैं कि कई बार लोग इतने सारे वीडियोस, इतने सारे फूल पत्ती, इतने सारे इमोजीज भर के भेज देते हैं कि ऐसे में जरूरी मैसेज नीचे चला जाता है और आप जैसे कि आप शिकायत कर रही हैं। तो और कई बार ये भी तो होता है ना कि मैसेज हम लिखते तो हैं या बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता तो भी हम उसको पढ़ करके छोड़ देते हैं। तो आज जो है हमने अपनी बातचीत का एक विषय ये लिया है कि मैसेज करने के जो सलीके होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी जो बात है वो सामने वाले तक पूरी तरह से पहुंच जाए। बिल्कुल, मैसेज करने के सलीके के बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा त्योहारों की आमद होने वाली है तो हो चुकी है ममता जी। तो उसमें जो त्योहार है उसमें हम घर परिवार के साथ किस तरह से इन त्योहारों को मनाएं, ये हमारी चर्चा का आज विषय रहेगा। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, क्या? कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमें अपना फैसला खुद करना पड़ता है, लेकिन हम ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, हाँ ना करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे अपने फैसले छोटों पर लाद देते थे कि आपको यही करना है। करियर का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, खाना बनाने का हो या फिर किसी और का मामला, बस आपको ये करना है। लेकिन और खास तौर से महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं ने उन बेड़ियों को तोड़ा। अब अपने फैसले वो खुद करने लगी। खास तौर से करियर के मामले में वो अपना चुनाव खुद करने लगी कि मुझे यही पढ़ाई करना है, मुझे यही करियर चुनना है। तो ये जो फैसला खुद का हो ये बड़ा जरूरी है। हाँ, तो इस विषय पर थोड़ी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन चूंकि मानसून का समय चल रहा है थोड़ा सा अपने सौंदर्य का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। तो घर पर ही जो चीजें मौजूद हैं या जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे हम कैसे मानसूनी फेशियल तैयार कर सकते हैं और अपने सौंदर्य का थोड़ा ख्याल रख सकते हैं, ये भी हमारी चर्चा का विषय होगा। लेकिन सबसे पहले मैसेज करने के सलीके पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि अब आपने इतनी शिकायत की है तो उस शिकायत का जवाब भी तो मिल जाना जरूरी है। भाई आप भी अगर इसी तरह से किसी मैसेज को इग्नोर कर देते हैं तो कई बार जरूरी मैसेज चले जाते हैं। हालांकि इग्नोर कोई जानबूझ के नहीं करता है, कई बार मैसेजेस के जो ढेर लग जाते हैं इस वजह से। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और चाहे इसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि इतने ज्यादा तकनीकी होकर भी ठीक नहीं होता है होना, लेकिन मजबूरी में तकनीक का सहारा तो लेना ही पड़ता है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, क्योंकि आधुनिकता के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है या आधुनिक चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है तो तकनीक को हमें अपनाना ही पड़ता है। अब देखिए, पहले के जमाने में हम मैसेज भेजने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग करते थे और चिट्ठियां पहुंचती थी 8 दिन में, 10 दिन में पहुंचती थी। फिर वहां से जवाब लिखते थे, आता था जवाब, फिर 8-10 दिन लग जाते थे। तो इस तरह से एक मैसेज को जाने और आने में कितने ही दिन लग जाते थे। लेकिन अब चूंकि तकनीक आई है तो उससे सुविधा तो हमें मिली ही है। अब तो हम 1 सेकंड में, हमें कोई बात कहनी है तुरंत मोबाइल पे आप मैसेज भेज दीजिए, वहां तक पहुंच जाती है, फिर वहां से जवाब आ जाता है। ये तो समय की मांग है ना। मैसेज करना कई बार जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आपके पास वक्त नहीं है लंबी बात करने के लिए, या फोन पर हम जब भी बात करते हैं किसी से तो लंबी ना हो, जरूरी बात के चक्कर में भी कम से कम 2-3 मिनट तो आपके चले ही जाते हैं। हाल चाल पूछेंगे और बाकी सब खैरियत पूछेंगे, कहाँ है, तो इतने में आपके 2-3 मिनट निकल जाते हैं अपनी बात कहने में। लेकिन मैसेज के
मामले में फायदा ये है कि आप फटाफट मैसेज टाइप कीजिए और सामने वाले तक पहुंच गया, सामने वाले को खबर मिल गई कि किस बात की कौन सी बात आप जरूरी कहना चाहते थे। तो मैसेज तो हमें करना है क्योंकि ये समय की मांग है, लेकिन मैसेज करते समय अपने शब्दों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार हम इतना शॉर्ट में लिखते हैं ना ममता जी, जैसे गुड मॉर्निंग लिखता हो तो लिखते हैं GM, या गुड नाइट लिखना हो तो लिखते हैं GN। इसी तरह से हर शब्द को उन्होंने इतना छोटा कर दिया है कि कई बार तो समझने में भी बहुत मुश्किल होती है कि ये आखिर लिखा क्या है। तो ये मैसेज करने का जो एक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो कम से कम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आपने जो शॉर्ट मैसेजेस की बात की है ना, तो ऐसे तमाम शब्द हैं जिसमें खोजे जाते हैं। तो आजकल जो युवा वर्ग है, आप तो उनके मैसेजेस पढ़ के समझ ही नहीं सकती हैं। हाँ। क्योंकि वो इतने शॉर्ट में लिखते हैं, थैंक्स THX और आई डोंट केयर तो IDC। अब आप शुरू में सोचते रहिए कि क्या चीज है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कभी आपके बच्चे का मोबाइल आपके हाथ लग जाए तो आप सोचती रह जाएंगी। तो ऐसे तमाम जो शॉर्टकट है, इतना भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अपने बात मुकम्मल कहने के लिए थोड़ा तो शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग कट चलना पड़ता है। हाँ ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के बीच जो आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जो समझे ही नहीं तो उसको मैसेज करने से क्या फायदा। हाँ, कम से कम सामने वाला आपका पूरा मैसेज वहां तक कन्वे हो जाए, चला जाए, इतना तो बड़ा मैसेज होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार शब्द इतने छोटे भी होते हैं कि पढ़ने वाले को थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लग जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे शब्द पढ़ के वो पहले थोड़ा सोचेगा, समझेगा उसको कि अरे हाँ, अच्छा इसका ये मतलब हुआ, अच्छा इसका ये मतलब हुआ, तो सामने वाला बहुत बोरियत महसूस करता है। इसके लिए हमारा जो मैसेज है वो पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ ये बात है, ये हमें कहनी है और ये मैसेज वहां तक पहुंच गया है। और कुछ लोग मैसेज की बजाय क्या करते हैं कि मीम, जोक्स, तस्वीरें वगैरह भेज देते हैं। और ये उनकी आदत होती है, आदत से मजबूर होते हैं। और कभी कभी तो ये ठीक लगता है, लेकिन हर थोड़ी देर में इस तरह का अगर कोई मैसेज आता है ना तो आप परेशान भी हो जाते हैं। मान लीजिए आपको दफ्तर आने की हड़बड़ी है या कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर निकले हैं, तो ऐसे में इस तरह के मैसेजेस आपको डिस्टर्ब भी करते हैं। हो सकता है इन चीजों में आपकी दिलचस्पी ना हो, तो इसे अपनी निजी उपलब्धियों को बार बार बताना और तस्वीरें भेजना किसी को परेशान कर सकता है। कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा जो सोशल मीडिया पर फैले हुए जोक्स है, चाहे जो मतलब वायरल होती हैं जो चीजें, मैसेजेस, वीडियोस उठा के भेजते रहना कि हाँ देखो आप भी एंजॉय करो। लेकिन आप जब बहुत हड़बड़ी में होते हैं तो आप इरिटेट होते हैं कि क्यों भेजना, और फिर थोड़ी देर में आपका मोबाइल उससे नाहक का भरता है और आपको बैठ के डिलीट करना पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार तो लोग आज घर में खाना क्या बनाया है, किस तरह से खाया है, कहाँ खाया है तो उन सब चीजों की भी तस्वीरें भेज। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को रोज अगर इन चीजों को अगर आप भेजेंगे तो उसे लगेगा कि भाई क्यों, मुझे क्या मतलब है इन चीजों से कि मैं देखूं कि आज तुमने क्या खाया है, क्या पिया है। तो ये सब बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अभी फिलहाल हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी बात बहुत लंबी ना हो जाए, एक गाना सुन लेते हैं।
शुक्रिया 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 आपका खत मिला आपका शुक्रिया आपका खत मिला शुक्रिया शुक्रिया आपने याद मंजू जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा। हाँ। और हमने देख लिया कि कितना जरूरी मैसेज था। हाँ। वो तो सखी सहेली से ही जुड़ा हुआ मैसेज था। और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैसेज को संक्षिप्त, मधुर और स्पष्ट रखें, सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करें जो कि समझना आसान हो, शब्द जाल या कठिन बोली से बचें, भ्रमित करने वाले मैसेज ना हो, संदेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट विचारों को आप चुनाव करें, सही इमोजी का चुनाव करना चाहिए। मित्रों में तो हंसी मजाक चलता है, इसलिए चुटकुलों का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। और देखिए, हम मैसेजेस की बात करें, कई बार क्या होता है ना, हमारी बात थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन उससे भी हम मैसेजेस में बताने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है ना, एक तो मैसेज इतना लंबा टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब हम शॉर्ट में टाइप करने की सोचते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता, या फिर उसे पढ़ने का उतना वक्त नहीं होता। तो अगर आपका मैसेज थोड़ा लंबा हो तो आप कॉल कीजिए, इतनी लंबी बात मैसेज पर मत भेजिए। मंजू जी, और एक सुविधा है, अगर आप बहुत जल्दी में है, टाइप नहीं कर सकती हैं, मान लीजिए कि आप कहीं वॉइस मैसेज, तो वॉइस मैसेज ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, सामने वाला भी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा, तो दोनों की बात बाकायदा, क्योंकि जब आपकी आवाज जाती है तो उसमें आपके भाव भी जाते हैं, कौन सी बात किस भाव से आप कह रहे हैं। और तो एक हमारे एक साथी ने भी ये बात लिखी है कि किसी को भी मैसेज करने से पहले बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। अगर किसी को कोई अपशब्द कह दिया हो तो रिकॉर्ड में नहीं रहता है, बोली हुई बात पर लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आपके संबंध उस व्यक्ति से खराब हो जाएंगे, पर लिखे हुए शब्दों को आप झुठला नहीं सकते हैं। किसी को दिखाकर आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, इसलिए मैसेज में बहुत शिष्ट भाषा लिखें, चाहे आप किसी को गुस्से में ही लिख रहे हो। सही बात है ये तो, है ना। कई बार ऐसा होता भी है ममता जी कि जो बात हम लिखते हैं ना, वो उस चीज को संभाल करके रखते हैं, और कुछ दिनों बाद अगर किसी की शिकायत करनी हो तो बताते, देखिए ये मैसेज उन्होंने हमें भेजा था। अच्छा, वो बता दिया आपने। जी। अब हम सतर्क रहेंगे। हाँ, सतर्कता तो बरतना बहुत ही जरूरी है। वास्तव में जहाँ ये सुविधा है वहाँ पर उपयोग होता है मैसेजेस का, वहाँ पर दुरुपयोग भी हो सकता है। कई बार कई आत्मीय संवाद, मतलब जो चैट होते हैं, उसका दुरुपयोग कर लिया जाता है, ये गलत है। फिर इससे रिश्तों में दरार भी आती है, कई रिश्ते टूट जाते हैं। और कई बार हम शब्दों में जवाब देने की बजाय जो इमोजी भेज देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला उसके अर्थ को समझ ही नहीं पाता है और गलत समझ लेता है। इसलिए इमोजी का सही अर्थ जानना जरूरी है, तभी इसका उपयोग करें। कई बार देखिए ना, जो इमोजी होती है गाल पे हाथ रखने वाली, या फिर प्यार मोहब्बत वाली, दिल की, तो दिल के भी कई प्रकार हैं। कभी नीला दिल दिखाई पड़ता है, कभी लाल दिल, कभी गुलाबी, कभी कटा हुआ, चीरा हुआ, तो वो समझ भी नहीं आता कि दिल के कौन से वाले प्रकार की बात की जा रही है। और कभी कभी हम हंसने वाला इमोजी भेज देते ना, तो सामने वाले को लगता है कि मेरी बात पर ये हंस रहा है, तो क्यों हंस रहा है, क्या बात है, आपने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, इस तरह की बातें भी हो जाती है। तो इमोजी का चुनाव भी हमें बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, और सामने वाले का मिजाज भी जरा देख लें कि वो चीजों को थोड़ा लाइटली लेता है या हर चीज को बड़ी गंभीरता से ले लेता है। अगर ऐसा है तो स्पष्ट भाषा में बात करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि आपकी आवाज वहां नहीं पहुंच रही है, आपके जज्बात वहां नहीं पहुंच रहे हैं। और जब बात पूरी हो जाए, रोकनी हो तो धन्यवाद या गुड बाय के जरिए आप बात को अंत कर सकते हैं। ये शिष्टाचार और तहजीब होता है। जैसे इमोजी भी है उसमें हाथ जोड़ने की, और बाय की इमोजी बनी हुई, तो उससे भी आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं ना। और जब मैसेजेस करते हैं ना, तो एक मैसेज जब आता है तब उसके बाद उसका जवाब देना चाहिए। होता क्या है कि सामने वाला 3, 4, 5 मैसेज धड़ाधड़ ऐसा करता जाता है, और दूसरा वाला भी उसका जवाब दे रहा है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये कौन से सवाल का जवाब दिया गया है। और उस चक्कर में ऐसा होता है कि दो चीजों का इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसे लगता है कि इस बात का ये जवाब है या उस बात का ये जवाब है, और कई बार समझ में नहीं आती है, कई बार गलत फहमियां हो जाती है। उसमें भी तकनीक
आगे बढ़ चुकी हूँ, उसका भी एक तरीका है कि जो जैसे आपने मुझे मैसेज भेजा कि आप कैसी हैं, तो उसको हम अटैच कर सकते हैं, मतलब टैग करके फिर अगला जवाब दे सकते हैं। तो वो जब सिलेक्ट होता है ना, तो वहां पर उसके नीचे तो समझ में आ जाता है कि जो आपने पूछा है और उसका जवाब ये रहा। और हाईलाइट करना जिसको कहते हैं, हाईलाइट करके आप जवाब दे सकते हैं। और कई बार हम मैसेजेस तो देख लेते हैं लेकिन जवाब देते ही नहीं या भूल जाते हैं, जैसे कि आज हमसे चूक हो गई और मंजू जी ने सरेआम शिकायत कर दी पूरी सखी सहेली के मंच पर। हाँ, तो ऐसी नौबत ना आए। बिल्कुल ऐसी नौबत ना आए। और जब आप किसी का मैसेज देख लें और अगर आपके पास में जवाब देने का समय नहीं हो तो कम से कम ये कह दे कि हाँ मैसेज देख लिया है, मुझे समय नहीं है, मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा। उनसे थोड़ा समय मांग ले और जब समय मिले तब आप उत्तर दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा कि देखिए मैंने इतने मैसेज किए और उसने मुझे तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, यानी उसने मेरा मान नहीं रखा। तो ये भी कभी कभी गलत हो जाता है। बिल्कुल। और अगर मैसेजेस को कैपिटल लेटर में करते हैं तो अमूमन देखा है कि अनायास लोग कैपिटल लेटर में मैसेज करते हैं, तो किसी से नाराजगी या गुस्सा जताने का वक्त बड़े अक्षरों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी बात पर बहुत जोर देना हो, हाईलाइट करना, हाँ, तब कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप बेवजह हमेशा हर मैसेज को कैपिटल लेटर में नहीं भेजना चाहिए। और बातों के दौरान हम गानों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, तो ये रहा गाना। लोग मिलते हैं
ममता जी, देखिए त्योहारों की आमद हो चुकी है। आज देखिए सावन का सोमवार है और भक्ति का महीना होता है ये, और बहुत सारे त्योहारों की एक लड़ सी लगी होती है, तो वो भी हम मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जैसे रक्षाबंधन पर भाई बहन का साथ होना बहुत जरूरी है और रक्षाबंधन इसी महीने में है। वैसे ही हर अवसर पर पूरे कुनबे का जुटना ही त्योहार होता है। त्योहारों पर सब जुटते हैं तो जो घर में जुटान होती है वो जो खुशी देती है, तो त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। और अब जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तब से तो त्योहारों की आमद हो ही गई है। हाँ, और ये सावन भादो के ये जो महीने हैं ना, इनके जो द्वार हैं वो पर्वों के वंदनवार से सजे होते हैं। त्योहारों की एक नई लड़ी सावन सोमवार रक्षाबंधन से शुरू होती है, जिसमें कजली तीज आती है। कान्हा के जन्म और हरतालिका से लेकर गणपति के घर घर विराजने तक के ये जो पावन अवसर हैं, ये एक के बाद एक आते हैं। और पर्वों की इस लड़ी को हमें अपने अपनों के साथ ही मनाना है। साथ का जो उत्सव होता है वो सबसे बड़ा उत्सव कहलाता है। वर्षा की पहली फुहार जब आती है तो आस्था और स्नेह का हरियालापन भी तो साथ लेकर आती है ना। हाँ, देखिए कल हरियाली अमावस्या आती है ना, और ये जो हरियाली अमावस्या आती है ना, तो हम एक ऐसी हरी भरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, है ना, और वो हरियाली देख करके हमारा मन कितना हर्षित होता है, मन के अंदर भी एक हरियाली सी छा जाती है। और इसीलिए ये पर्व, ये त्योहार, ये जो है बनाए गए। और बेटियों के घर आने का मौसम भी होता है सावन, उनके लिए झूलों का बांधा जाना कि बादलों तक वो पींगे ले सके, उनके लिए मेहंदी की पत्तियों का हरियाना कि स्नेह रच सके, उनके लिए आंगन का सजाया जाना कि वो बाबुल के घर को गुलजार करे। ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात आपने कह दी है मंजू जी। त्योहारों पर जब हम सब एक साथ मिलते हैं तो बड़े ही अनोखे नजारे हमें देखने को मिलते हैं। घर में आपस में नोक झोंक होती है, हंसी ठट्टे होते हैं, गीत गौनई होती है, साथ मिलकर काम करने का जो आनंद होता है उसकी तो बात ही निराली है। अलग अलग व्यंजनों की खुशबू फैलती है, खीर पूरी का आनंद स्वाद को बढ़ाता है। और फिर जब परिवार जब छोटे हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, एकल परिवार में सिमट गए हैं, तो ये रौनक जैसे कम हो गई है। अब भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार, हम वही जो अभी हम इमोजी की बात कर रहे थे, मैसेजेस की, मैसेज के जरिए हम अपने भाई से प्रेम का इजहार कर पाते हैं। जो सजावट होती है, थाल सजाते हैं तो सजाकर हम अपने भाई को भेजते हैं। पर मतलब एक आम बात बता रहे हैं कि अमूमन भाई कहीं पढ़ने चला गया है, कहीं नौकरी करने चला गया है, बहन ससुराल में है, तो ये जो तरीका है एक साथ जुटान होती थी वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं हम सब। हाँ बिल्कुल, परिवार के छोटे होने के साथ ये सारी बातें अब थोड़ी सी फीकी नजर आने लगी, और कहीं ना कहीं ममता जी इच्छा शक्ति की भी थोड़ी कमी हो गई। अब देखिए ना, जो लोग जुट भी जाते हैं आपस में, जैसे कि आपके कोई एक दो रिश्तेदार रहते हैं और कोई त्योहार है, हम आपस में मिलजुल भी गए, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती, पहले किस तरह से जैसे बहुत सारे व्यंजन घर में बनते थे, लेकिन अब कहते हैं कि चलिए बाहर जाकर ही खाना खा लेते हैं या बाहर से घर में मंगवा लिया, क्योंकि कोई इस बारे में सोचता नहीं है ज्यादा कि नहीं हम सब मिलजुल कर कुछ बनाते हैं। तो यहाँ इच्छा शक्ति की भी थोड़ी कमी नजर आने लगी है। तो मंजू जी, बाहर खाना खाने जाना एक फैशन सा हो गया है। हाँ। वो त्योहार और सेलिब्रेशन का मतलब ही है कि आपको बाहर खाना खाने जाना है, पार्टी तो बाहर ही होनी है। कौन से रेस्टोरेंट में बाकायदा सर्च किया जाता है और सर्च करके आप रेस्टोरेंट में ही पहुंचते हैं, वहीं पर असली पार्टी कही जाती है। घर में तो छोटे बच्चे तो खास तौर से घर में मानते ही नहीं, घर में सेलिब्रेशन क्या हम घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी है? बड़ों की। तो बड़ों की है, और बड़ों ने ही ये आदत डाली है। हाँ, यानी कि हम अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं थोड़े से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमें अब करना क्या है कि जो भी आसपास में या अपने शहर में जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमें उनसे मिलना है, और जो भी त्योहार है वो साथ में मनाना है, और साथ मिलकर भोजन पकाना है, साथ मिलकर के भोजन खाना है, और बच्चों को भी सिखाए कि हम जब छोटे थे तो इस तरह से हम परिवार के साथ ये त्योहार मनाया करते थे। और अब थोड़ी देर रुक जाना है, हाँ, विराम देना है बातों को और लेना है एक ब्रेक।
तो ममता जी, अंतराल का समय पूरा हो चुका है और जब हम बात कर रहे थे ना कि त्योहारों की आमद हो चुकी है, हमारे एक साथी ने ये बात लिखी है कि त्योहारों की आमद, जी हाँ, सावन में नाग पंचमी से वार्षिक त्योहारों की आमद हो जाया करती है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे उत्सवी माहौल वाले त्योहार हमें खुशियों से भर देने में समर्थ हैं। फिर हम लोग अपने उत्साह पूर्वक उन त्योहारों को मनाया भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि त्योहारों को मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन असल में त्योहार से मिलती खुशी ही है। और गाना सुन के भी हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो एक गाना सुन लेते हैं। तक तक तगिन तगिन गिन गिन रे, गुरु तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया 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 आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया आया रे। हरियाला सावन ढोल बजाता आया। सचमुच जब हरियाला सावन आता है तो ऐसे ढोल धमाके की गूंज सुनाई पड़ती है, और जब झूले पर बैठकर कजरी की पींग ली जाती है ना, तब तो ये जो खुशी होती है दोगुनी हो जाती है। ऐसे मन मयूर थिरकने लगता है। और बस झूले पर झूलना, रक्षाबंधन आता है, ये अब जो बात कह रही हूँ ये मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा, कौन ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, तो उनकी बात मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि इस समय झूले का झूलना अच्छा लगता है, इसके बाद रक्षाबंधन आ जाता है जब बहनों का इंतजार खत्म हो जाता है और वे इस मौके पर परिवार को जोड़ने का काम करती हैं। इस त्योहार से रिश्ते में ताजगी आ जाती है। आगे कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है और हल षष्ठी का त्योहार इससे 2 दिन पहले माताएं पुत्रों के लिए मनाती हैं। आगे हरितालिका तीज आ जाती है और गणेश पूजा का 10 दिन। उसके बाद इन्होंने आगे के सभी त्योहार लिख डाले हैं। तो देखिए ममता जी, ये जब त्योहारों की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए हर रिश्ते के लिए एक त्योहार बनाया गया है ना। भाई बहनों के लिए, माता और पुत्र के लिए, पति पत्नी के लिए, तो यानी हर रिश्ते का एक त्योहार होता है। अब ममता जी मुझे एक बात बताइए कि क्या आप
जो है अपने फैसले खुद लेती हैं? आप बताइए, आप खुद लेती हैं? नहीं, पहले आप बताइए। नहीं, आप बताइए पहले। नहीं, ये बात तो पहले आप ही को बतानी होगी। ये आप में हमारा वक्त चला ना जाए, तो चलिए फिर हम अब फैसला हम खुद करते हैं कि हम बता देते हैं। बिल्कुल, फैसला हमें ही करना, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि फैसला करने की अगर आपके अंदर जज्बा है, हौसला है, तो आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे बढ़ सकती हैं। और ये खास तौर से स्त्रियों के लिए बात जरूर लागू होती है, क्योंकि एक समय था जब आपको आपके माता पिता आपके ऊपर अपने फैसले थोप देते थे कि आपको यही करना है। यहाँ तक कि पढ़ाई के दौरान जब विषय चयन करने की बारी आती थी, आपको भी याद होगा ये, तो उस समय कहा जाता था कि आपको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है कि होम साइंस लेना है। तो वो तय करके बता देते थे बड़े भाई बहन या माता पिता, आप ये ले लो और पढ़ाई कर लो। ज्यादातर जो गांव में, कस्बों में हमारी सखियां रहती हैं, उनके साथ ये ज्यादातर हुआ है कि आपको यहीं तक पढ़ाई करनी है, इसके बाद आपकी शादी हो जानी है। तो यानी हमारी रुचियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, तो ये यहाँ पर आपको अपने मिथ को तोड़ना पड़ेगा, बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, और आपको अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। और मैं बता दूं कि हाँ, अब उम्र के इस पड़ाव में तो हम अपने फैसले खुद ही करेंगे। करना ही पड़ता है हमें, है ना। और कई बार क्या होता है कि जीवन में बड़ी उलझन भरी स्थितियां आ जाती हैं, हम सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या न करें। अनिर्णय की जो स्थितियां हैं हमें और भी उलझा देती है, और जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं या हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हम दूसरे से फैसला करवाते हैं और फिर उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या समझते हैं कि हाँ, हमारे भाग्य में यही लिखा है, और हम मन महसूस करके रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन सब में उलझनों की बजाय क्यों ना फैसले लेने की क्षमता खुद के भीतर विकसित की जाए। हमेशा हम हर बात पर भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का तो दर्पण होता है ना। हाँ। किसी राह पर चलते हुए जो कार्य करना हम चुनते हैं, वही हमारा भाग्य तय करता है। बिल्कुल। और कठिन परिस्थितियों में लिया गया सही निर्णय समय को अवसर में बदल देता है। सही समय पर सही निर्णय लेना ये एक कला है, और इसकी जरूरत हमें जीवन के हर मोड़ पर पड़ती है, इसलिए इस कला को हमें विकसित करना बहुत आवश्यक है। और फैसले करने के लिए हम अपनी हमारी जो मतलब लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनसे हम सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से हम कोई निर्णय ले लें, उससे अच्छा होता है कि हम बड़ों से पूछ लें। और ये सलाह कभी काम आती है तो कभी हमें भ्रमित भी करती है। हमें खुद ही सबसे बेहतर सलाह हम खुद को दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। हमें क्या क्या चाहिए ये हम खुद जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे लिए गए फैसले का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो तो हमारे ही ऊपर पड़ता है ना। तो इसकी वजह से क्या हमारे फैसलों में हमारी मानसिक संतुष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। सही फैसला लेना है तो खुद से बात करें, जानने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हमने अभी कहा ही कि अपने दिल की सुने। दिल की आवाज ही आत्मा की आवाज होती है, और जो दिल से आवाज निकलती है कई बार वो सही भी होती है। और फैसला तभी लें जब आप शांत और विवेकशील अवस्था में हों। और जब आप शांत और विवेकशील अवस्था में होंगे, ऐसे में आप परेशानी के हर पहलू को समझ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। इसके विपरीत अगर क्रोधित हैं, हताश हैं, आहत हैं, निराश हैं, भयभीत महसूस करते हैं, तो ऐसे में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है। इस समय हम एक निर्णय ले रहे हैं कि सखियों को सुनवाते हैं एक गाना, और ये निर्णय मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। छाई घटा दिया लहरा
बात फैसले की हो रही थी ममता जी, हमारे एक जो साथी हैं वो लिख रहे हैं कि मसला परिवार का हो या दफ्तर का, विचार विमर्श करना ही चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि क्रियान्वयन हमारे द्वारा होना है। दूसरों के सुझावों पर किया गया कोई कार्य यदि सफल हो गया तो उसके लिए दूसरे स्वयं की ही पीठ थपथपाएंगे, और कहीं बिगड़ गया तो उसका जिम्मेदार हमें ही समझा जाएगा। दरअसल अपने किए फैसले पर एक बात ये होती है ना कि भाई ये फैसला तो मेरा ही था, तो इसलिए किसी को न डांटने की शिकायत करने की गुंजाइश ही नहीं होती है। एक श्रोता ने, हमारी एक सखी ने लिख भेजी है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए फैसले का बड़ा महत्व है। पुरुषों के मुकाबले स्त्री अपने करियर और जीवन से संबंधित कोई फैसला लेती है तो बाधाओं और रुकावटों के बहुत सारे बंधन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मगर आज की युवतियों के मामले में स्थिति बड़ी उलट है, थोड़ी उलट है। युवतियों का जो है कुकून से तितली बनने के सफर में उनके फैसले का बड़ा हाथ है। हालांकि कभी कभी कुछ फैसले जोखिम भरे भी साबित होते हैं, पर जब फैसला सही साबित हो जाता है तो फिर अपनी ही पीठ थपथपाने का मन करता है। देखिए, जब स्त्रियां उड़ान भरती हैं और अपने करियर के लिए चुनाव करती हैं तो कई विरोधी पक्ष भी सामने खड़े हो जाते हैं। घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, सबसे पहले तो रिश्तेदार सामने आ जाते हैं, कहते हैं कहाँ इतनी दूर पढ़ाने के लिए भेजोगे अपनी बेटी को, सुरक्षा और जाने क्या क्या परेशानियां सामने बताते हैं। खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियां लाके खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है, मनोबल गिर जाता है। हाँ, मनोबल टूटता है। लेकिन अगर अपने फैसले पर आप अडिग रहें तो वहीं ये सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कभी कभार जब फैसले हम पर छोड़ दिए जाते हैं तो हम थोड़ा डबल माइंडेड हो जाते हैं। अगर फैसला सही रहा तो ठीक, वरना गलत फैसले पर अफसोस होता है। है ना? बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आप दूसरों से सलाह मशवरा ले लें, आखिरी फैसला आपको खुद ही करना चाहिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कभी कभी हम जानते बूझते हुए झिझक के चक्कर में, डर के कारण फैसले नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ज्यादा देर किए बिना आत्मविश्वास और साहस के साथ काम पूरा कर लें, इससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। हाँ, और जब आप फैसला लें तो सभी तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करें, अपने विकल्पों को पहचानें और फिर सोचें कि कौन सा विकल्प चुनना है और फिर निर्णय लें। क्योंकि कई बार निर्णय लेने की जब स्थितियां हमारे लिए कठिन हो जाती है तो हमें ये थोड़े उपाय करने हैं। और कुछ लोग दूसरों के विचारों के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं, तो आत्मविश्वास में कमी के चलते दूसरा कोई भी आपसे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच व आत्मविश्वास के साथ ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी कभी हम दूसरों के प्यार पर भी बहुत अधिक भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि इसने जो निर्णय लिया है वो सही ही होगा। लेकिन हर निर्णय में हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कई बार हम अपने माता पिता पर अपना निर्णय छोड़ देते हैं, पति पर या बड़े भाई पर कि वो निर्णय ले ले। लेकिन दोस्तों पर भी, हाँ, दोस्तों मित्रों पर, कि दोस्तों मित्रों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो कई बार आपको मुक्की भी खानी पड़ती है। कई बार आपका फैसला गलत हो जाता है जब तमाम सलाह के बाद आपका फैसला होता है। तो फैसला किस मुद्दे का है, किस विषय का है और आपके लिए कितना कारगर है, ये बहुत जरूरी है इस बारे में सोचना। हाँ, और ममता जी, कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे बात तो बहुत मीठी मीठी करते हैं और ये जताते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन जब ये फैसले लेने की बात आती है तो हमें वो गलत सलाह देते हैं या कोई गलत फैसला ले लेते हैं। और उसके बाद जब हमारे साथ गलत हो जाता है तो वो इस बात से बहुत मजा लेते हैं। तो इन बातों से भी हमें सावधान रहकर के खुद का निर्णय खुद को ही लेना चाहिए। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि फैसला खुद का हो। जी हाँ, कोई भी फैसला किसी दूसरे के हाथ में जाने से पहले ये अवश्य सोचना चाहिए कि खुद का फैसला स्वयं लेने का अधिकार तो हमारी प्रगल्भता ने ही हमें दिया है, फिर हम उसे किसी अन्य के हाथों में जाने ही क्यों दें। अब ये बचपन नहीं जहाँ माता पिता और गुरु स्वयं के निर्माण परक आवश्यक फैसले लिया करते थे। अब तो उनकी आज्ञाकारी रहते हुए हमें स्वयं के फैसले खुद ही लेने चाहिए। ये बात बड़ी पते की इन्होंने लिखी कि जब आपका बचपन छूटता है तो आपको इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, इतना प्रबुद्ध हो जाना चाहिए कि आप अपने फैसले, अपने निर्णय खुद ले सकें। फिलहाल हमने एक निर्णय लिया है कि हमें गीत सुनवाएंगे। सुनते हैं।
माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जब फैसले उचित ले लिए जाते हैं तब शुक्रिया कहना बनता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खाना बनाने का फैसला खुद का होता है। खाना मैं खुद बना लूंगी, पर क्या बनाना है ये दूसरे से पूछना पड़ता है। यहाँ खुद का फैसला काम नहीं करता है। और मैसेज से जुड़ा हुआ एक संदेश आया है जिसे मैं साझा करना चाह रही हूँ। लिखा है इन्होंने कि मैसेज करने के सलीके तो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़कर ज्यादा सीखने को मिले। खास करके विविध भारती के श्रोताओं के बीच हंसी मजाक करते हुए लाइव संवाद करने में बड़ा मजा आता है। क्या बात है ममता जी। अब हमें मतलब ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, तो अब हम पढ़ने में भी थोड़ा और मजा आएगा कि बिल्कुल। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मानसून में अपने जो है सौंदर्य का थोड़ा सा ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। तो फेशियल महिलाएं अक्सर करवाती है अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए। तो क्या होता है कि मानसून में शरीर की जो तैलीय ग्रंथियां होती वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है और ऐसे में त्वचा से निकलने वाले तेल और पसीने से चेहरे पर गंदगी, बैक्टीरिया की परत जम जाती है और इससे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और कई बार तो मुहासों की शिकायत भी बढ़ जाती है। और इस तरह जब त्वचा रूखी हो जाए तो मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए और रात को सोने से पहले गुलाब जल का प्रयोग कर लें तो त्वचा अच्छी रहती है। और मानसून में कुछ खास तरह के फेशियल भी आप बना सकते हैं जो त्वचा को प्राकृतिक निखार देते हैं। हाँ,
तो हम क्या कर सकते हैं कि पपीते का फेशियल हम तैयार कर सकते हैं। पपीते का फेशियल तैयार करने के लिए 2 चम्मच पपीते का पल्प हमें लेना है। इसमें 1 चम्मच दही और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये सब मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इससे चेहरे का फेशियल आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये फेशियल त्वचा का कालापन और झाइयों को कम करता है, इसमें करने में कारगर साबित होता है। दही से दाग धब्बे कम होते हैं और एलोवेरा जेल जो है उससे त्वचा मुलायम होती है। तो ये सब चीजें मिलकर के आपके चेहरे को काफी सौंदर्य प्रदान करेगी। इसके अलावा अनार का भी हम बना सकते हैं, है ना? हाँ, वो कैसे बनाते हैं? तो अनार काफी मात्रा में आ रहा है अभी, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अनार के दानों में भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी। तो ये रूखी त्वचा को पोषण देने में मददगार है और इससे त्वचा भी मुलायम बनती है। तो इसे बनाने के लिए 2 चम्मच अनार के दाने लेकर इन्हें हमें पीस लेना है। इसमें थोड़ा जौ का आटा हमें मिलाना है और 2 चम्मच शहद मिला लें, थोड़ा दही भी मिलाए और अब इसके बाद इससे हमें फेशियल करना है। तो होगा क्या कि अनार के फेशियल से चेहरे की मृत त्वचा से हमें छुटकारा मिलता है और चेहरे पर एक नया निखार आता है और इसके अलावा एजिंग की जो समस्या है वो भी कम होती है। और इसी तरह सीताफल और केले का भी फेशियल तैयार किया जा सकता है। ये भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और ये सब हमारी सखियां तो जानती हैं और आजकल तो फेशियल सखी और सखा सभी करते हैं। एक श्रोता ने कुछ इसी तरह की बात भी लिखी है कि मानसून के लिए सबसे अच्छा फेशियल होता है डिटॉक्सिफाइंग फेशियल। ये त्वचा की नमी के लेवल को संतुलित करने और गंदगी को दूर करने में मदद करता है। मानसून में ऑयली और मुहासे वाली स्किन के लिए खीरा, एलोवेरा और टी ट्री तेल जैसे तत्वों से युक्त फेशियल फायदेमंद हो सकता है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और फिलहाल हम उपयोग करते हैं एक गीत का। सुनते हैं ये गाना जी। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पास रहकर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। पास रहकर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे। मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं करे। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते, फटे तो धुआं
ममता जी गढ़ी ने हमें इशारा कर दिया है कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। तो अपनी बातचीत समेट लेते हैं और गाना भी सुनवाने का वक्त नहीं है, तो लेते हैं सभी सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।